Assalamu alaikum, dear students of my class 7th. Its subject is history, and our topic is Bahmani Kingdom. As you know, we are reading about the regional kingdoms. That is chapter 4th, in which we have read about the different kingdoms. But moving forward, when we are talking about the kingdoms, one among them was Vijayanagar Kingdom. That was to some extent a large kingdom. Then the other kingdoms like as Kashmir, Jaunpur, Gujarat, Khandesh, and the next kingdom about which we have to read, that is Bahmani Kingdom. That is from 1347 to 1527, 1347 to 1527. In our previous lecture, let us have a little bit repeat about that. When we talked about the Vijayanagar Kingdom, we talked also about their administration, king, ministers, economy, and of the empire. With this, we completed the Vijayanagar administration. Now we have to read about the Bahmani Kingdom. So, talking about the Bahmani Kingdom, that is the next kingdom. It was to some extent a large kingdom than the other kingdoms, but similar to the Vijayanagar Kingdom, and it is ruled from the period they which ruled, that is 1347 to 1527. In this period, they ruled over a particular part of India. In our today's lecture, we have to talk about that. मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंट्रोडक्शन, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इनका जो रूल था, इनकी जो हुकूमत थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, पहली बात. दूसरी बात हम ये इसमें पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से रूलर्स थे, और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है, हमने जब डिफरेंट डायनास्टीज़ की बात कर रहे थे तो हम उसमें एक बात ज़रूरी ये भी पढ़ते थे कि कौन कौन से रूलर्स थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. तो दूसरी बात ये भी हमें पढ़नी है, इसमें कल्चर के बारे में पढ़ना है कि कल्चर इनका कैसा था. तो इन्होंने कल्चर को आगे ही लिया या कल्चर इनके वक्त में ज़वाल पजीर हो गया, क्या हो गया कल्चर को, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. दैट इज़ द today's our topic, and also we will talk how this empire came to the fall. इस अम्पायर को क्या वजूहात हो गए जिसकी वजह से ये ज़वाल पजीर हो गया, ख़त्म हो गया. तो इन सब बातों पर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा. हम इन बातों पर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन था, विजयनगर किंगडम जो थी या विजयनगर किंगडम जो थी, दैट वाज ऑफ हिंदू, दे वर ऑफ हिंदू रिलीजन. तो जब बहमानी किंगडम की हम बात करेंगे, बहमानी किंगडम की बात करेंगे, तो ये मुस्लिम अम्पायर था, ये हिंदू अम्पायर नहीं था. और मुस्लिम अम्पायर होने के साथ साथ दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेट मिडीवल किंगडम्स. मिडीवल दौर की बात जब हम करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अम्पायर था. तो इनकी जो हुकूमत थी वो इतनी बड़ी थी, ये कर्नाटका में थी. तो कर्नाटका पूरा स्टेट जो है वो इनके यहाँ था. तो गुलबर्गा जो आज भी कर्नाटका में एक जगह है, तो वहाँ का एक शहर है, शायद डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ का, तो वो भी इसी के यहाँ आता था. तो उन दिनों उसका नाम क्या था, अहसनाबाद. तो इनको ये कैसे मिला, ये इन्होंने कैसे काम किया, कैसे ये बहमानी किंगडम बन गई. हमने विजयनगर में पहले ही बताया कि वो दे वर ऑलवेज इन द वार्स, वो हर वक्त जंग में रहते थे. तो वो जंग जो रहता था वो इन्हीं के साथ रहता था, बहमानी किंगडम के साथ रहता था. तो उनसे उन्होंने अपना कुछ एरिया पाया, तो उस एरिया पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में वहाँ पर ही अपनी हुकूमत जमाई और वहाँ पर ही अपनी राजधानी भी बनाई, दारुल हुकूमत को भी वहाँ पर ही कायम किया, जो कर्नाटका का पूरा एरिया आता है. और उसके बाद जो दक्कन का एरिया आता है, साउथ इंडिया जो आता है, वहाँ पर किनकी हुकूमत थी, जो बहमानी किंगडम थी, इनकी हुकूमत थी. तो इनकी जो कैपिटल थी, दैट वाज बहमानी कैपिटल वाज अहसनाबाद बिटवीन 1347 एंड 1420.
1347 से लेकर 1425 तक इनकी हुकूमत जो थी वो दारुल हुकूमत जो थी, या हम इसे कहेंगे कैपिटल जो थी, वो एहसन आबाद थी। तो एहसन आबाद आज कल दौर में जो है वो गुलबर्गा हैं। तो 1425 से इसको ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ पर चेंज किया गया, देन इट वाज मूव्ड तो बिदर एक और जगह है, तो वहाँ पर इसको ले गया था। तो यहाँ पर इस दौर में जहाँ पर जब ये बिदर में था, तो वहाँ पर सुल्तान रीचड द पीक ऑफ इट्स पावर ड्यूरिंग द विज़ारेत ऑफ मोहम्मद गवन। तो मोहम्मद गवन जो था एक मिनिस्टर था, उसके बारे में भी हम अपने इसमें बात करेंगे, अपने लेक्चर में बात करेंगे। तो ये इनकी जो थोड़ी सी है जानकारी है कि इनकी हुकूमत कहाँ पर थी, इन्होंने कैसे पावर को पाया, इन्होंने कैसे ये पावर को पाया, एरिया इनका जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में हमने यहाँ पर बहमानी किंगडम जो है उसके बारे में बात की है। अब आगे हम बताएंगे कि इनके यहाँ कौन कौन से रूलर्स थे, उनके बारे में भी। तो इनका जो पहला रूलर था वो कौन था, वो अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन, तो अलाउद्दीन हसन किस किस्म का बंदा था, ही हैज़ फाउंडेड दिस बहामनी डायनास्टी। उसी ने इस बहामनी डायनास्टी को क्या किया, इसी ने बहमानी डायनास्टी को इसी ने फाउंड किया। तो इसी ने इनकी जो हैं फाउंडेशन जो रखी हैं वो इसी ने रखी है, अलाउद्दीन हसन ने। वो हम्बल ओरिजिन का था, एंड दैट इज़ वाई हिज नेम वाज आल्सो एज्यूम्ड द नेम ऑफ गंजू बहमानी। तो उसका एक दोस्त जो था वो ब्राह्मण था, तो ब्रह्म जो दोस्त था उसके लिए इसको ये नाम भी दिया गया था। एंड आफ्टर दैट ही वाज आल्सो कॉल्ड एज हसन गंजू। तो जिस टाइटल के यहाँ ये हुकूमत कर रहा था उस टाइटल का वो टाइटल क्या था, वो बहमान शाह था। बट दिस अलाउद्दीन हसन, हम इसकी बात करेंगे, तो ही रिमेनड ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट वार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीज पीपल हैव रिमेनड इन कॉन्स्टेंट वार विद द विजयनगर। ही रिमेनड इन कॉन्स्टेंट वार विद द विजयनगर। तो दूसरी बात है, इसके बाद जो आता है वो दूसरा बंदा जो आता है, दूसरा रूलर जो आता है, उसका नाम जो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि किसने कहाँ तक हुकूमत की है, मतलब कोई टाइम नहीं लिखा है, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़े थे उन खलजी डायनास्टी में, या प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी जब दिल्ली सुल्तान की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हर कोई किसी रूलर का लिखा गया था कि किसने कितनी देर तक हुकूमत की। पर यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, यहाँ पर खाली बहमानी किंगडम के बारे में लिखा गया है। तो इनके यहाँ 150 या 200 साल तक इन्होंने हुकूमत की है, तो उसी के बारे में लिखा गया है। तो उसके बाद जो दूसरा बंदा आता है तो वो फेरोज शाह था। फेरोज शाह जो खुद था वो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी, और नॉलेज होने के साथ साथ ही वाज इंटरेस्टेड इन रिलीजन एज वेल एज इन नेचुरल साइंसेस। तो बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ लेफ्ट remarkable footprints on this kingdom. It is simple when you have knowledge, when you are curious about the religion and natural science, when you are also a learned man, that means you can do something great for your kingdom. And it was his aim to develop the South India. At that time it was called the Deccan, to develop the Deccan as a cultural hub. तो उसका ये गर्ज़ गाया था कि इसको कल्चरल हब बनाया जाए। तो कल्चरल हब बनाने के साथ साथ एक तो ये उसकी जो पहली ख्वाहिश थी, तो दूसरी ख्वाहिश उसकी ये भी थी कि उसने क्या किया, ही आल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। तो उसने अपने एम्पायर को क्या किया, एक्सटेंड किया। ही आल्सो वैगड 3 battles अगेंस्ट द विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर के खिलाफ इसने कितने जंग लड़े, 3 जंग भी लड़े। तो जब उसको जाने का वक़्त आ गया तो उसने अपनी हुकूमत जो है वो किसको दे दी, अहमद शाह फर्स्ट को। तो अहमद शाह जो था हो सकता है वो इसका कोई भाई होगा या लड़का, हाँ भाई है उसका, तो हिज ब्रदर अहमद शाह फर्स्ट, तो उसके अपने भाई को दे दी। तो वो उसके बाद रूलर बन गया। पर हमारे यहाँ किताब में भी एक बात लिखी गई है बहुत वाज़ह अल्फाज में, सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रूलर्स नीडेड। तो यहाँ पर पक्की जो इन्फॉर्मेशन है टू द पॉइंट वो नहीं लिखी गई हैं। तो इस करके आप भी अपनी बुक को ज़रूर पढ़िएगा एक बार, तो उस पर भी लिखा गया है। यहाँ पर हम खाली एज यू नो इट अर्लियर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब जब
Under that very topic we have to discuss about their administration. ہمیں ان کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی بات کرنی ہے, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات کی ہے, تو یہاں پر بھی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کہاں پر کون ہیڈ ہوتا تھا, کون منسٹرز ہوتے تھے, تو دوز ویر possessing the powerful positions in the kingdom. تو same is the case here. یہاں پر بھی جو ہیڈ ہوتا تھا پورے کنگڈم کا وہ کنگ ہی ہوا کرتا تھا, اس کے بعد منسٹرز ہوا کرتے تھے, تو منسٹرز کے بعد جو تیسرا آتا تھا وہ نوبلز کا آتا ہے. پر نوبلز کی بات جب ہم یہاں پر کرتے ہیں تو نوبلز possessed a significant position, تو ان کو یہاں بہت زیادہ اہمیت ملتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے نوبلز بنائے, نوبل کلاس جو تھا that was divided into two groups. تو 2 گروپس کی بات جب ہم کریں گے تو ان میں اولڈ کمرس ہیں اور نیو کمرس ہیں. اولڈ کمرس کو یہ کہتے تھے دکنز اینڈ نیو کمرس کو کہتے ہیں آفاکیز. پر جو یہ بات تھی تو نوبلز کی بات جب آتی ہے تو جب 2 کلاسز تھے نوبلز میں, نیو کمرس اینڈ اولڈ کمرس. There was always a difference of opinion between the two. ان دونوں میں ہر وقت جو یہ نوبل کلاس تھا ان میں جو 2 کلاسز تھے وہ پرانے تھے, آدھے نئے تھے, نیو کمرس اینڈ اولڈ کمرس. دیر واز آلویز اے ڈفرینس آف اوپینین. تو ڈفرینس آف اوپینین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اس وجہ سے بہت سارا خسارہ بھی بھگتنا پڑا اور بہت ساری انٹرنل کنفلکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑا, جو ہم آگے بتائیں گے. دا اینڈ آف دا امپائر کس وجہ سے ہو گیا, تو اس میں ہم اس بات کا بھی ذکر کریں گے. تو ان میں ایک جو تھا, ایک اسی کے ایڈمنسٹریشن میں ہی ہم ایک اور بات کرتے ہیں, وہ ہے محمد گون. محمد گون اصل میں ہی واز اے منسٹر ان بہمانی امپائر. وہ ایک منسٹر تھا کہاں پر, بہمانی امپائر میں. تو منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کام کیا کہ اس نے بہت ہی اس ایریا کو ایکسٹینڈ کیا. ایکسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایکسپینڈ بھی بہت سارے علاقے کو کیا. دیٹ مینز ہی واز این ایبل پرسن. He was an able person. He was so much able person that he was working without any kind of self interest. But he was from the newcomers, Afakis. He was from the Afakis, and because of that he was not able to win the trust of the Deccans, of the old comers. جو پرانے نوبلز تھے ان کا وہ ٹرسٹ نہیں حاصل کر پایا. And with the passage of time, جو ہم آگے بھی پڑھیں گے, he was beheaded also by the king. تو اس کے ساتھ ہی he was also executed at the age of 70 in 1482. This you can know that we can point out their administration was suffering from the internal conflicts. From this very point, from the Muhammad Gawan, we can say that their administration was suffering from the internal conflicts. No doubt there was a king, there have been ministers, there have been nobles, but nobles were classified into 2 categories, newcomers as well as oldcomers. But there was always a difference of opinion between the newcomers as well as in the oldcomers, and this led to the great conflicts. And the result of Muhammad Gawan, the execution of Muhammad Gawan is also a result of internal conflict between the oldcomers and newcomers of this administration of nobles. Now we will talk about the culture, whether this empire, whether this kingdom has done anything for the culture, whether they did anything good or they did bad. But as you know, we talked already about the Pharaoh Shah, that he was a remarkable person. He has left a remarkable footprint. He was a knowledgeable as well as he was curious in religion and natural sciences. And we also talked that how he wanted to develop Deccan as a cultural hub. So that means these people were very much interested in the culture, and in this way they flourished Indian Indian culture, and they flourished the architecture monuments in India, in the south part of India. That means they have built vast and large tombs, madrasas,
and one example is Gol Gumbaz या दरगाह ऑफ गुलबर्गा जो है ये इन्हीं की देन है। तो इनकी वजह से कल्चर को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गए इन कल्चर यहाँ पर उन दिनों। तो ये फ्लोरिश करने के लिए इन्होंने मेहनत भी बहुत की। इन दे इनवाइटेड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम पर्शिया, टर्की एंड अरेबिया, दोज people who know designers, that means architects, they invited them, जो यहाँ के ये रहने वाले थे, ये बादशाह थे बहमानी किंगडम के। तो उन्होंने कहाँ से लाए आर्किटेक्ट्स को? पर्शिया से लाया, टर्की से लाया, सऊदी अरब से लाया। तो उनको यहाँ पर तनख्वाहें दी काम करने के लिए। तो उन्होंने नए डिज़ाइनर्स दिए, तो जिनके ऊपर जो ये मोनूमेंट्स हैं बिल्ड किए गए। तो वन और टू एग्जांपल्स आर हियर। उनमें हैं गोल गुंबज हैं, 4 मीनार हैं। तो ये आज भी वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ही उनके यहाँ एक सूफी सेंट भी था, उसका नाम है बंदा नवाज। तो ही वाज फ्रॉम 1321 to 1422 एंड ही वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द बहमानी किंग्स। तो उसके वो जो बहमानी किंग थे उनको वो उसके साथ ही थे, उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत खातिर भी करते थे। तो उसकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो गुलबर्गा में है, जो मैंने आज भी कहा ये एक डिस्ट्रिक्ट है शायद यहाँ कर्नाटका में। तो एक शहर है, पर पक्का तो ये है कि शहर है ये कर्नाटका में। वहाँ पर एक गुलबर्गा यूनिवर्सिटी भी है शायद। तो पिलग्रिमेज पैलेस भी ये फिर बन गई हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए, दोनों लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये हैं यहाँ इनकी जो इन्होंने कल्चर के लिए किया। दैट मीन्स इफ दे वर नो डाउट दे वर सफरिंग फ्रॉम द इन एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली इन द नोबल क्लास, बट हियर एज वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर देन वी कैन से दैट कल्चर फ्लोरिशड इन देयर रिजीम। कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गया किन के रिजीम में? बहमानी किंगडम के रिजीम में। दैट मीन्स they have done a great job in the field of culture. Now, as you know that we talked earlier about it, that this empire how it came into existence, what was their administration, what they did for the culture. Now we have to come, as you know, every rise have a fall. तो इनको भी दुनिया से या इस सल्तनत को छोड़ना ही था। तो पर वजह क्या होते हैं किसी के यहाँ छोड़ने की, क्या बात हो जाती है? एज मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मोहम्मद गवन की बात हो गई कि उसको एग्जीक्यूट किया गया बिकॉज देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कमर्स। तो ये होने की वजह से तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उन्होंने वो ज़्यादा हो गए। तो दूसरी बात ये भी है कि जो नए रूलर्स आ गए वो वीक थे, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अपने हुकूमत को कायम रखते या आगे ले जाते, तो एक्सटेंड अपने पार्ट को कर पाते नहीं, वो ऐसा नहीं कर सके। तो दे वर द वेरी वीक टू कीप द किंगडम इंटैक्ट एंड दिस लेड टू द एंड ऑफ द एम्पायर। दैट मीन्स दे वर सफरिंग internally. No doubt they have fought various battles against the Vijayanagar kingdom, but on the other hand वो कहा जाता है ना कि अगर आपके घर से बाहर कोई दुश्मन हो तो उसको आप मैदान में हरा सकते हो, पर अगर आपके घर के अंदर कोई दुश्मन होगा तो उससे हारना या उससे जीतना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बात इनकी भी है कि एक तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में थे जो इनके नोबल्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा करती थी। दूसरी बात जो है ये जो इनके किंग्स आ गए, जो इनके डिफरेंट टाइम में किंग्स आ गए, दोज किंग्स वर वेरी वीक, दे वर नॉट एबल टू कीप देयर एम्पायर, कीप द किंगडम इंटैक्ट। तो उसकी वजह से ये एम्पायर क्या हो गई, जवाल पजीर हो गई और आगे आगे ये ख़त्म हो गई। एंड दिस वाज द लास्ट आई थिंक लेक्चर ऑन दिस regional kingdom, that is chapter 4th of our history book. With this lecture we have completed chapter 4, and inshallah Rahman on the Saturday we will start from the next chapter, that is chapter 5, the Great Mughals. That is also an interesting topic, interesting chapter, and from this chapter it is also very much helpful, as well as we are getting the questions
also in the higher CTDs in different exams in this from this chapter, that is Great Mughals. But I request to all my students, please and please go through the book, also read the book very carefully, and also try to write down the questions, as I am giving also you an assignment. These are very easy questions, so hope for the best. Thank you for today.